के सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग रिवाइज कर लेंगे एक ही क्लास में। जब तक ये सारे कॉन्सेप्ट रिकैप्ड नहीं होंगे तब तक ये क्लास चलेगा, चाहे वो 1.5 घंटे लगे, 2 घंटे लगे, जो भी लगे। छोटा चैप्टर है, कम ही टाइम लगेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज सारे डिस्कशन हो जाएं और इसके बाद आप जिस तरह के क्वेश्चन करना चाहें आप करें। कॉन्सेप्ट वाइज आपको रिकॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी तो जो जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस गेन करेगा। तो ठीक है भाई, शुरू करते हैं। आपको पता है कि इसमें पढ़ना क्या क्या होता है, इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है भाई। तो मेनली जो पढ़ने हैं सोर्सेस ऑफ EM वेव, जो कि हाईलाइटेड नहीं होता कई बुकों में, चलो कोई बात नहीं। सोर्सेस ऑफ EM वेव देखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव, वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव, ये हमें देखना होगा। साथ में देखेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ EM वेव, मतलब गामा वेव, एक्स रेज, UV रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये सब देखेंगे और उसका यूज, डिटेक्शन, ये सब देखना होता है। थोड़ा लर्निंग ओरिएंटेड ये होता है। और मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल के 5 इक्वेशंस हैं वो समझने हैं। और लास्ट में होता है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि CBSE के सिलेबस से 2022 में हटाया हुआ है, 2021 में भी हटाया हुआ था ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। लेकिन अभी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, कुछ लोग एंट्रेंस का क्वेश्चन करना चाहें तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, तो कॉन्सेप्ट वाइज उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो बिल्कुल बोर्ड की तैयारी करते हैं वो चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग किससे भाई, तो सोर्सेस ऑफ EM वेव से। ठीक है, इसको नोट करना हो कोई तो नोट कर सकता है भाई, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट कर सकता है या फिर रिकॉर्डिंग से देख करके नोट कर सकता है। चलते हैं हम लोग सोर्सेस ऑफ EM वेव पे। तो देखो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब समझो रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स समझो रेडिएशन। सनलाइट आ रहा है भाई, वो भी रेडिएशन है। कोई मान लो बल्ब ग्लो कर रहा है, वो भी रेडिएशन है। यही समझते हैं हम लोग। कोई भी बॉडी एट एनी टेम्परेचर रेडिएट्स। हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है भाई कि कोई भी बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर, कोई भी बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स टेम्परेचर रेडिएट्स एनर्जी। और स्टीफन साहब ने बताया था कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम क्या होता है भाई, तो वो होता है स्टीफन्स कांस्टेंट, रिलेटिव इमिटिव पावर और एरिया ऑफ सरफेस, इसका आउटर सरफेस का एरिया और टेम्परेचर का पावर 4। तो ये भाई रेडिएशन रेट होता है, ये 11th क्लास की बात है। बट इससे मैं ये रिकॉल कराना चाह रहा हूं कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी बॉडी हैं, उनका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है। और जब टेम्परेचर है तो भाई इसका एनर्जी रेडिएशन होगा। ये बात अलग है कि दूसरे का एनर्जी भी ये एब्जॉर्ब कुछ करेगा, बट रेडिएशन तो हर बॉडी कर रहा है। अब ये रेडिएशन अगर विजिबल रेंज में है तो हम लोगों का आई सेंस कर सकता है, ह्यूमन आई सेंस कर सकता है। अगर ये एक्स रेज में है तो हमारा आई सेंस नहीं कर सकता, बट ये रेडिएशन तो इंफ्रारेड में करे, रेडियो वेव में करे, किसी में करे, कोई ना कोई रेंज में कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रेंज में कर रहा है। सो अगर हम लोग नटसेल में बोले तो पूरा यूनिवर्स में जितने भी बॉडी है ना, वो सब सोर्स है EM वेव के। EM वेव के सारे सोर्स ही हैं। आप, हम, पेन, बोर्ड, सब तो सोर्स ही है EM वेव का। फिर भी जो हम लोग का डोमिनेंट सोर्स है उसके बारे में बात करें हम लोग, जो हम लोग को मेन पढ़ना है। अगर आपको बोला जाए कि सोर्सेस ऑफ EM वेव सिर्फ एक बताओ, एक सोर्सेस ऑफ EM वेव जो कि सबको कवर कर ले, वो है एक्सेलरेटेड चार्ज। अगर तुम्हें एक ही सोर्स बताना हो तो यही है मेन, सबके रूट में क्या है, ये है एक्सेलरेटेड चार्ज। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ऐसे भी समझें। देखो भाई, कोई भी चार्ज होता है, चाहे तो वो रेस्ट में होगा, या तो फिर क्या होगा भाई, मोशन में होगा। अगर रेस्ट में है तो ये क्या करता है भाई, तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। रेस्ट में हो तो उससे प्रोड्यूस करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये मोशन में होगा तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है भाई, तो उस कंडीशन में दो बात हो सकता है। चाहे ये मोशन एक्सेलरेटेड हो, विद एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, या फिर विदाउट एक्सेलरेशन है। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन है, समझा जाए। अगर विदाउट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, विद एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन है इट मीन्स वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, वेलोसिटी इज वेरिएबल। जब हमारा भाई एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, तो वेलोसिटी होगा वेरिएबल।
वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, या फिर बोले तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज इज कांस्टेंट। तो अब जरा देखो, इसमें जब रेस्ट में था चार्ज तो सोर्स जो बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट मीन्स ए चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ए चार्ज इन मोशन, तो मोशन दो तरह का। तो अगर ये विदाउट एक्सेलरेशन मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इस कंडीशन में ये प्रोड्यूस करता है दो चीज़। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना ही करना है, चार्ज चाहे रेस्ट में हो या मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर प्रोड्यूस करेगा। और इसके साथ साथ मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और अगर मोशन एक्सेलरेटेड हो तो इस कंडीशन में ये तीन चीज़ प्रोड्यूस करता है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और ये एक ईएम वेव भी प्रोड्यूस करेगा, मीन्स रेडिएशन भी होगा। ये तीन काम होगा जब चार्ज एक्सेलरेटेड है। तो इट मीन्स एक्सेलरेटेड चार्ज इज द मेन सोर्स ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव का अगर मेन सोर्स की बात करें तो वो है एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज को बोलेंगे सोर्स ऑफ ईएम वेव। अब देखो भाई, यही एक्सेलरेटेड चार्ज अगर एलसी ऑसिलेशन में हम लोग देखें तो एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है। एक इंडक्टर होता है, एक कैपेसिटर होता है, और ऑसिलेट करता है एनर्जी। कोई चार्ज कैपेसिटर अगर हम लोग इंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई कभी इधर करंट एग्जिस्ट करेगा, कभी ऐसे करंट एग्जिस्ट करेगा, मीन्स कभी इधर से जाएगा, कभी इधर से जाएगा। इस तरह से क्या होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का होता है, और इसमें भी ग्रोथ ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी एंड डिके ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी होता रहता है। आपने पढ़ा है एसी वाले चैप्टर में, चैप्टर 7 में, क्या भाई, तो एलसी ऑसिलेशन टेक्स प्लेस, चार्ज ऑसिलेट्स बिटवीन द टू प्लेट्स। कभी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई। तो इस तरह से चलता रहता है। चार्ज ऑसिलेट्स बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी, इसका कुछ टाइम पीरियड भी होता है। वो कितना होता है भाई, तो 2π√LC, 2π√LC। इस तरह का टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड होता है भाई, टाइम पीरियड, सर्टेन टाइम पीरियड होता है। अब इसका हम लोग चाहें तो इसका निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है भाई, तो टाइम पीरियड देखो यहाँ पे, इसका हम लोग चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ध्यान देना एलसी ऑसिलेशन में पढ़ा था इसलिए मैं थोड़ा रिकॉल करा दे रहा हूँ। अगर चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यहाँ पे इक्वेशन लिखना चाहें तो वो होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। ये अगर आप रिवाइज करें एसी चैप्टर को तो आपको मिल जाएगा। ये होता है -1/LC इंटू क्यू, -1/LC इंटू क्यू। ये है जो कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम की तरह है। ये क्या है भाई, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम की तरह है, ये इक्वेशन ऑफ एसएचएम की तरह है। और ये जैसा ही ये इक्वेशन मिला तो समझ लेंगे कि क्यू वेरिएशन कर रहा है एसएचएम की तरह। मीन्स क्यू को हम लोग लिख सकते हैं, क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना चाहें तो Q0 cos ωt लिख सकते हैं। इसका ये सोल्यूशन होगा, जहाँ पे याद होगा एक्सेलरेशन यानी कि AX होता था एसएचएम के लिए, वो -ω²x होता था। तो वैसा ही यहाँ फॉर्मेट है। यहाँ एक्सेलरेशन का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन भाई। एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब dx/dt। तो जिस तरह से ये है वैसा ही ये फॉर्मेट है। डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज कांस्टेंट टाइम्स x, डबल डेरिवेटिव ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट टाइम्स ये। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट ω²। इसलिए चार्ज जो ऑसिलेट कर रहा है उसका भी अगर हम लोग ω² की बात करें तो ω² है 1/LC। इट मीन्स ओमेगा का वैल्यू कितना है भाई, ω² है 1/LC, इसलिए ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 1/√LC। ठीक है। और टाइम पीरियड की बात करेंगे तो टाइम पीरियड होता है 2π/ω, 2π/ω। तो 2π/ω का वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/√LC। इट मीन्स जो हम लोगों का मिलेगा टाइम पीरियड वो 2π/√LC मिलेगा, 2π/√LC। यहाँ पे थोड़ा सा भूल गए थे रिजल्ट, तो चलो भाई भूला हुआ रिजल्ट अभी ठीक कर देता हूँ इसको। ये टाइम पीरियड क्या होगा यहाँ पे, तो टाइम पीरियड होगा 2π और डिवाइडेड बाई नहीं होकर के √LC, √LC। ये होगा टाइम पीरियड ऑफ LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन जो हो रहा है इसका टाइम पीरियड ये है। तो इस टाइम पीरियड के साथ चार्ज इधर से इधर, इधर से इधर चल रहा है भाई। ये है इसके मोशन का, ये
इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी कभी इधर है चार्ज का, कभी इधर है वेलोसिटी, कभी इधर है, कभी इधर है। इट मीन्स इट इज ए वेरिएबल वेलोसिटी एग्जाम्पल, इट मीन्स एक्सेलरेटेड चार्ज एग्जाम्पल, और एक्सेलरेटेड चार्ज है तो सोर्स ऑफ ईएम वेव। तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा इस फ्रीक्वेंसी, इस टाइम पीरियड का। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जब लिखेंगे तो वह होगा 1/2π और √LC, ये होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। तो इतने फ्रीक्वेंसी का ये ईएम वेव प्रोड्यूस कर रहा है सराउंडिंग में, ठीक है, ये होता था। चलो भाई, एक्सेलरेटेड चार्ज इज एन बेस्ट एग्जाम्पल, द ओनली वन एग्जाम्पल। अगर हम लोग को देखना हो, ओनली वन सोर्स अगर बोलना हो तो एक्सेलरेटेड चार्ज है। इसी के एग्जाम्पल से LC ऑसिलेशन है, और LC ऑसिलेशन ही वो मेन जो कॉज है जिससे कि यूज़ किया हर्ट्ज साहब ने सबसे पहले लैब में ईएम वेव प्रोड्यूस करने का जो रिकॉर्ड बनाया। सबसे फर्स्ट टाइम्स लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना हर्ट्ज साहब ने किया यूजिंग LC ऑसिलेशन, ठीक है। अब एटम है भाई, एटम भी सोर्स ऑफ ईएम वेव समझा जाता है। एटम में क्या होता है भाई, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, और जब ये एनर्जी रेडिएट करता है तो ये ग्राउंड स्टेट में पहुंचता है और लोअर एनर्जी स्टेट्स में पहुंचता है। तो जब भी ये हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, ये ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो ईएम वेव विजिबल में हो, बामस सीरीज, या फिर ये इंफ्रारेड में हो, जो भी हो, लेकिन ये रेडिएशन तो करेगा। और ये रेडिएशन क्या है भाई, तो ये है ईएम वेव। रेडिएशन क्या है, ईएम वेव। सो एटम इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ईएम वेव, ये सबको जानने हैं। और न्यूक्लियाई भी सोर्स ऑफ ईएम वेव है, न्यूक्लियाई भी सोर्स ऑफ ईएम वेव है। याद होगा, न्यूक्लियस में जब भी न्यू न्यूक्लियस फॉर्म्ड होता है, बताया था, न्यू न्यूक्लियस जब फॉर्म्ड होता है, न्यू न्यूक्लियस का मतलब है जब भी अल्फा डिके हो, बीटा डिके हो, तो क्या होता है, पेरेंट न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। तो जब भी न्यू न्यूक्लियस फॉर्म होता है तो वो होता है एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में होता है। और एक्साइटेड स्टेट से मान लो हमारा निकेल ही बना भाई, निकेल बना एक्साइटेड स्टेट से, कोबाल्ट का मान लो अल्फा बीटा डीके होता है तो निकेल बनता है, तो निकेल बनता है तो ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, डॉटर न्यूक्लियाई जो एक्साइटेड स्टेट में होगा। बाद में ये गामा फोटोन रेडिएट करके, फिर गामा फोटोन, एक और 2 गामा फोटोन रेडिएट करके, ये फाइनली ये क्या करता है भाई, तो ये ग्राउंड स्टेट में पहुंचता है। तो न्यूक्लियस में डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट रिटर्न करने में ये गामा फोटोन रेडिएट करता है, और ये गामा फोटोन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होता है। ये गामा फोटोन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का होता है। एटम में जो ट्रांजिशन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिलीज होता है। फोटोन्स जो बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले, कम एनर्जी वाले होते हैं, ये ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं, इसलिए ये गामा वेव का सोर्स है, गामा रे का सोर्स है। और गामा रे सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का ईएम वेव समझा जाता है। इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, इससे ज़्यादा एनर्जी वाला कोई ईएम वेव फोटोन नहीं होता। तो न्यूक्लियस भी सोर्स ऑफ ईएम वेव है। न्यूक्लियस का फिशन होना, फ्यूजन होना, ये सब भी सोर्स ऑफ ईएम वेव है। इसमें भी एनर्जी रेडिएट होते हैं, ये भी सोर्स ऑफ ईएम वेव है। सन के कोर में या वेरियस स्टार्स हैं, उनके कोर में बहुत हाई टेम्परेचर है, और जिसके चलते फ्यूज़न होता रहता है, फिशन होता है, फ्यूज़न होता है, ये सब तो सोर्स ऑफ ईएम वेव है। सन, स्टार्स, सब सोर्सेस ऑफ ईएम वेव है। सन से जो लाइट आ रहा है भाई, वो बहुत सारे फ्यूज़न हो रहे हैं उसके कोर में ड्यू टू हाई प्लाज्मा टेम्परेचर, और उससे भी हमारा ईएम वेव जनरेट हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। और कोई भी बॉडी में, कोई भी बॉडी जिसके भी टेम्परेचर हैं, बताया था हमने, जिसको भी टेम्परेचर है, तो कोई भी बॉडी है भैया, बॉडी किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है, ठीक है भाई, मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से बना है। एटम किससे बना है भाई, तो एटम में न्यूक्लियस और चारों तरफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है भाई। तो एटम क्या कर रहा होता है, तो अपने अपने लोकेशन पे, अपने लैटिस पॉइंट पे रह करके वाइब्रेट कर रहा होता है। याद होगा, कोई भी सॉलिड में क्या है, तो एटम अपने पॉइंट पे फिक्स तो है, बट फिक्स्ड है, बट वाइब्रेशन होता रहता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, अपना लोकेशन तो चेंज नहीं करेगा बट वाइब्रेशन करेगा। अगर कम टेम्परेचर है तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा भाई, लेकिन वाइब्रेशन तो करेगा। वाइब्रेशन करने का मतलब जो चार्ज है वो ऑसिलेट कर रहा है, वो भी तो ऑसिलेट, चार्ज तो है एटम में भैया। नेट चार्ज जीरो है बट चार्ज तो है, नेट चार्ज जीरो है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव है, बट चार्ज तो है, चार्ज है, नेट नहीं है। तो निगेटिव जो
चार्ज हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं एटम के साथ, पॉजिटिव हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे हैं एटम के साथ। इट मीन्स अगेन वो वाइब्रेटिंग चार्ज मीन्स एक्सेलरेटेड चार्ज, सोर्स ऑफ ईएम वेव। सो एवरी बॉडी, जो भी बॉडी आप देख रहे हैं उन सब में क्या है भाई, तो जो भी बॉडी देख रहे हैं तो वो बाई वर्च्यू ऑफ इस टेम्परेचर वाइब्रेट कर रहा है। हाई टेम्परेचर तो हाई वाइब्रेशन एनर्जी होता ही है भाई। तो इस तरह से सारे बॉडी यूनिवर्स के सोर्स ऑफ ईएम वेव हैं, ठीक है। बट आपसे पूछा जाए एक बात कि सोर्स ऑफ ईएम वेव क्या है, तो आप बोलोगे एक्सेलरेटेड चार्ज इज द मेन सोर्स ऑफ ईएम वेव। बाकी तो ये सब है, लेकिन वो इसी का एग्जांपल्स है, समझो इसी के हिसाब से है। मेन जो सोर्स अगर एक बात पूछा जाएगा तो दैट इज एक्सेलरेटेड चार्ज। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं। सोर्सेस ऑफ ईएम वेव देखा, अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है जो बड़े आराम से बनाया हुआ है भाई। एक तो ये व्हाइट कलर का जो दिख रहा है तुम्हें, मान लो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन है। ईएम वेव बनता किससे भाई, तो ईएम वेव है स्पेस में प्रोपगेशन, स्पेस में एनर्जी प्रोपगेशन ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन, फॉर एग्जांपल एलसी ऑसिलेशन में ही बात करें, अगर हम लोग एलसी ऑसिलेशन में बात करें तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड सेट करता है भाई अपने सराउंडिंग में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी कम ज़्यादा हो रहा है, मीन्स वाइब्रेट कर रहा है। तो हम लोग पहले पढ़े थे ईएमआई में, एससी में, ये सब में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बन सकता है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ईएम वेव के बेसिक बैकग्राउंड में क्या है भाई, बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपको नहीं समझने, बट आपको ये ज़रूर जानने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन टर्न कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स एक दूसरे को रीजनरेट कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और ये ऑसिलेटिंग जो टाइम वेरिंग जो है, साइनसॉइडल टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस ईच अदर एंड हेंस इट विल प्रोपगेट इन स्पेस। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड ने मैग्नेटिक को, मैग्नेटिक ने इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस किया और इस तरह से स्पेस में प्रोपगेशन होता है, उसी को बोलते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो हम लोगों को प्रॉपर्टीज जानने हैं, जो याद रखने हैं आपको, क्योंकि हर प्रॉपर्टी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, जो याद रखने हैं वो ये है भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर वाई एक्सिस पे हो रहा है, मान लो इधर वाई एक्सिस रखा, इधर हमारा जेड एक्सिस है और इधर हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये ईएम वेव प्रोपगेट कर रहा है भाई अलोंग एक्स एक्सिस। ये है मान लो वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव, इस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोपगेशन हो रहा है। मीन्स एनर्जी मीन्स ईएम वेव अपने साथ एनर्जी लेके जा रहा है। तो इसमें कुछ बात नोटेबल ये है कि भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन हो रहा है वाई एक्सिस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन का इक्वेशन लिखना हो, साइनसॉइडल ईएम वेव हम लोगों को पढ़ने हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आपको तो पता ही है ट्रैवलिंग वेव का ये इक्वेशन होता है। इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो, तो यहाँ पे मैं यहाँ इसका डायरेक्शन दे सकता हूँ भाई जे कैप में। क्यों, वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं भैया, तो जे कैप लिखेंगे, जे कैप लिख देंगे, कोई बात नहीं है। तो ये बता रहा है बस। अगर आप चाहें तो बिना वेक्टर का भी लिख सकते हैं, तो उसमें जे कैप लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसे ही चलेगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन लिखना चाहें इक्वेशन के साथ, तो वो हो गया भाई वैसे ही एम्पलीट्यूड बी नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है वेव, इसलिए ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेंगे। और ये किधर भाई वाइब्रेट कर रहा है, तो ये के कैप में जेड एक्सिस की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है। देखो भाई, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, मीन्स साइन पाई/2 पे, जब ये वैल्यू क्या हो जाए, पाई/2 हो जाए, जब ये वैल्यू हो जाए पाई/2, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये पाई/2 होगा तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, यानी कि ई नॉट हो जाएगा। तो ये समझो पाई/2 के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है, तो इसको बोलेंगे हम लोग ई नॉट है भैया। तो जब ये पाई/2 है तो उस कंडीशन में, मीन्स ये पूरा फेज जब पाई/2 है तो ये मैक्सिमम पे है, तो वही फेज तो इसका भी है, ये पाई/2 तो ये भी पाई/2, ये भी ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये भी ओमेगा टी माइनस के एक्स है, मीन्स दोनों पाई/2 एक साथ होगा भैया, एक ही टाइम पे दोनों पाई/2 हुए हैं। तो जब ये पाई/2 तो ये भी पाई/2, मीन्स बी भी अपने
मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। इट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इन इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। इसका मैग्नेटिक फील्ड का इधर है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है पॉजिटिव। ठीक है भैया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए एक प्रॉपर्टी तो ये नोट कर सकते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा। और वेलोसिटी भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन है y डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन है z डायरेक्शन में। किसी भी मोमेंट पे देख लो तो इस कंडीशन में तीनों एक दूसरे से क्या है भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। साथ में एक और चीज इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ EM वेव किधर होगा भाई, तो वेलोसिटी ऑफ EM वेव है E क्रॉस B के डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ EM वेव जो है वो E क्रॉस B के डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B। मीन्स समझो ध्यान से, E का डायरेक्शन और क्रॉस B करोगे तो तुम्हें मिलेगा, मान लो ये E डायरेक्शन है, इधर E डायरेक्शन है, इधर हमारा B डायरेक्शन, एक E डायरेक्शन है और ये वाला B डायरेक्शन है। ये E है, इधर B है, अगर दिख रहा हो तो ये E है, इधर B है, और E क्रॉस B करेंगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। E क्रॉस B किया, इस डायरेक्शन मिला, वही है हमारा एक्स एक्सिस, दैट इज वेव का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन। सो वेलोसिटी किधर है भाई, वेव का वेलोसिटी किधर है, ये वेलोसिटी किधर है, तो दिस वेलोसिटी इज अलोंग E क्रॉस B। और E क्रॉस B के डायरेक्शन में ही पॉइंटिंग वेक्टर होता है। पॉइंटिंग वेक्टर की पॉइंट किधर की तरफ करता हुआ जा रहा है, तो E क्रॉस B या पॉइंटिंग वेक्टर इधर ही होता है जिधर वेलोसिटी होता है। तो आपको ये फैक्ट भी ध्यान रखना है, वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B। ये बात समझें, और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये भी समझ गए। अच्छा भाई, दोनों का जब इक्वेशन लिखा तो भी हम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है इसमें भाई। क्या समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट्स इन सेम फेज, ये सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं भैया। फेज जो है यही, इसी को तो बोलते हैं फेज। ये π/2 है फेज अभी। अब जब इसका पाई फेज होगा तो इसका भी पाई होगा, इसका जब 2π होगा तो ये भी 2π होगा भैया। तो फेज तो सेम रहता है, सेम फेज में है, मीन्स सेम स्टेट ऑफ वेरिएशन में है। सेम फेज का मतलब क्या हुआ, तो सेम स्टेट ऑफ वेरिएशन बताया था। फेज तो होता है स्टेट ऑफ वेरिएशन, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रहा है, बट दोनों सेम स्टेट में है। मतलब एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो दूसरा भी ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने नेगेटिव मैक्सिमा में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने नेगेटिव मैक्सिमा में। दोनों एक साथ जीरो होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे तो मैग्नेटिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, उसी फेज के लिए, उसी टाइम पे दोनों एक साथ जीरो होंगे। दोनों एक साथ निगेटिव मैक्सिमा पे चलेंगे, दोनों एक साथ जीरो होंगे, दोनों एक साथ पॉजिटिव मैक्सिमा पे चलेंगे भाई। इस तरह से सेम स्टेट ऑफ वेरिएशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम, जीरो दोनों जीरो, दोनों नेगेटिव एक्सट्रीम एक साथ, दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम एक साथ, दोनों एक साथ जीरो, दोनों एक साथ नेगेटिव एक्सट्रीम। मीन्स स्टेट ऑफ वेरिएशन जो है पॉजिटिव एक्सट्रीम वाला स्टेट, अच्छा भैया उसका भी पॉजिटिव वाला, तो दोनों सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। तो इस डायग्राम से हम लोगों को क्या क्या कंक्लूजन मिला भाई, प्रॉपर्टीज़ के नाम पे हमें क्या क्या मिला भाई, कि EM वेव कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूसिंग एंड रीजनरेटिंग ईच अदर एंड प्रोपगेट्स इन स्पेस एंड कैरीज एनर्जी। दिस इज नोन एज EM वेव। EM वेव बना किससे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन से बना है, और ये प्रोपगेट करते हैं एक दूसरे को रीजनरेट करते हुए, जिसमें वेरिएशंस हम लोग दिखा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। इक्वेशन लिखना हो तो ये, और साथ में इनके एम्पलीट्यूड का भी रेशियो होता है, वो भी एक प्रॉपर्टी बनता है भाई, वो भी एक प्रॉपर्टी बनता है। एक प्रॉपर्टी है कि E0/B0 ये होता है C, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड का रेशियो इज स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स 3 × 10⁸। SI में अगर हम लोग लिखें इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, तो मिलेगा हमें रेशियो 3 × 10⁸ ये मिलेगा। सो प्रॉपर्टी हो गया, ये किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा, दोनों सेम फेज में होंगे, दोनों सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, और इस तरह से ये
एम्पलीट्यूड रेशियो भी मेंटेन करेंगे। ठीक है भाई, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ पता लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग अब ईएम वेव का प्रॉपर्टी से रिलेटेड और बात है स्पीड ऑफ ईएम वेव, इसके बारे में ज़रा देखें, स्पीड ऑफ ईएम वेव के बारे में समझें। तो स्पीड ऑफ ईएम वेव किसी भी मीडियम में, ये जो ईएम वेव प्रोपेगेट कर रहा है ये कितने स्पीड से प्रोपेगेट कर रहा है भाई, तो ये स्पीड ऑफ ईएम वेव होता है फॉर्मूला 1/√, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंटू परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ ईएम वेव जानना है तो वो होता है भाई 1/परमिटिविटी, परमिबिलिटी √, लगाएंगे, यही हमारा स्पीड के लिए फॉर्मूला बनता है। डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन जिसको जानना हो पहचानना हो एससी बर्मा में डेरिवेशन देख सकता है, इवन सीबीएसई में भी इसका डेरिवेशन नहीं है, आपको रिजल्ट यूज करने हैं। मीन्स स्पीड ऑफ ईएम वेव इन एनी मीडियम इज दिस। अब इसका यूज करके तुम चाहो तो स्पीड ऑफ ईएम वेव निकाल सकते हैं हम लोग। स्पीड ऑफ ईएम वेव किधर भाई, तो स्पीड ऑफ ईएम वेव किधर, तो स्पीड ऑफ ईएम वेव इन वैक्यूम, वैक्यूम में निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ ईएम वेव अगर वैक्यूम में बात करें हम लोग, वैक्यूम में बात करें तो वो हो जाएगा 1/√, ये परमिटिविटी हो जाएगा ये ε0 और परमिबिलिटी हो जाएगा μ0। तो भैया इन दोनों का वैल्यू तो हम लोग रख सकते हैं, इन दोनों का वैल्यू तो आपको याद होता है, 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है भाई, μ0/4π होता है, वो होता है 10⁻⁻⁷। तो इस तरह से इसका यूज़ करके μ0 और ε0 ये दोनों का वैल्यू अगर इसमें रख दिया जाए और वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाए तो यही वैल्यू आता है 3 × 10⁸। इट मीन्स ईएम वेव का जो स्पीड है इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सी बोलते हैं, स्मॉल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट बोलें या स्पीड ऑफ ईएम वेव बोलें, ये इस मीडियम में वैक्यूम में तो भाई ये है। अगर किसी दूसरे मीडियम में कैलकुलेट करना हो कर सकते हैं भाई। इन अदर मीडियम, अगर अदर मीडियम की बात करें, कोई भी अदर मीडियम में बात करें तो भैया उस मीडियम का आपको यूज़ करना होगा, ये है उस मीडियम में तो इसी मीडियम का आपको यूज़ करने पड़ेंगे। अदर मीडियम में अगर चाहिए तो क्या करेंगे भाई हम लोग, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका वैल्यू रख सकते हैं। दूसरे मीडियम में अगर लिखेंगे तो 1/ यहाँ से भाई लिखने पड़ेंगे, हमें ये वाला यूज़ करने पड़ेंगे 1/। अब उस मीडियम का परमिटिविटी लिखना है भाई, तो परमिटिविटी लिख सकते हैं ε0 × εr, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऐसा ही होता है भाई। और परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम भी होगा μ0 × μr। ठीक है भाई, ऐसा होगा। ये हो गया उस मीडियम में। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग वैक्यूम वाला पैरामीटर्स को अलग कर लें अगर, तो ऐसा लिख सकते हैं 1/√ε0 μ0, ε0 ले लिया, μ0 ले लिया, और इंटू 1/√εr μr, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं c से, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा ये क्या भाई, तो c /√εr μr, ऐसा मिल जाएगा स्पीड ऑफ ईएम वेव इन एनी मीडियम। इन एनी मीडियम वो ये है। और इसको अगर हम लोग और आगे बढ़ाएं तो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय ये जो डिनोमिनेटर में है, ये जो डिनोमिनेटर वाली बात है यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम तुमने पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में भी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम क्या होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसलिए ये जो दिख रहा है ये क्या है भाई, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है। तो स्पीड ऑफ ईएम वेव से रिलेटेड बात का हम लोगों को पता लगा कि किसी भी मीडियम में स्पीड लिखने हैं भाई, तो किसी भी मीडियम में ये स्पीड है, परमिटिविटी डालो, परमिबिलिटी भी डालो, दोनों डालो, मिल जाएगा। अगर आप एयर का डालना चाहते हो एयर वाला डालो, एयर का मिलेगा। दूसरे मीडियम में जानना चाहते हो भाई तो दूसरे मीडियम वाला डालो। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ ईएम वेव इन एनी मीडियम, कोई भी मीडियम में। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके आगे हम लोग प्रॉपर्टी जानना चाहिए वेब में, तो एनर्जी के रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो एनर्जी के रिगार्डिंग क्या बात है भाई, वो भी जरा समझे। तो एनर्जी ईएम वेव के साथ तो आता है,
जब ईएम वेव कहीं पहुंचेगा, लाइट पहुंचेगा या सनलाइट हमारे पास आएगा सन से चल करके, तो भाई अपने साथ एनर्जी भी लाएगा। तो वो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो एनर्जी के बारे में ये आपको ध्यान रखने हैं, समझने हैं कि जो भी एनर्जी होता है ईएम वेव के साथ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली एसोसिएटेड होता है किसके साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों के साथ इक्वली एनर्जी एसोसिएटेड होता है, हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और हाफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ। मीन्स अगर कोई ईएम वेव आ रहा हो, मान लो हम लोग लिखना चाहते हैं कि ईएम वेव के साथ जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी एसोसिएटेड विद ईएम वेव पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईएम वेव पर यूनिट वॉल्यूम, अगर ये हम लोग जानना चाहेंगे तो वो होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एनर्जी प्लस एनर्जी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटिक एनर्जी। जो मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशन के साथ एसोसिएटेड है पर यूनिट वॉल्यूम वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी के साथ जो एसोसिएटेड है वो पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों ऐड करेंगे तो मिलेगा ये। और कॉन्सेप्ट ये कहता है भाई, जो आपको याद रखना है कि ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स अगर 200 जूल एनर्जी लेके अगर ईएम वेव आया तो समझो कि 100 जूल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आया, 100 जूल मैग्नेटिक फील्ड के साथ आया। जो भी एनर्जी आया ईएम वेव के साथ तो आधा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और बाकी हाफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ आता है। तो ये फैक्ट भी याद रखना है कि ये दोनों इक्वल भी होते हैं और इन दोनों का सम ही ईएम वेव का एनर्जी डेंसिटी होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इसको बोलेंगे भाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं विद ईएम वेव, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विद ईएम वेव, इसको लिखेंगे। तो ये क्या होगा भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक फील्ड के साथ का पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है कि ये तो साइनसॉइडली वेरी करने वाला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो साइनसॉइडली वेरी करने वाला होता है, तो ये साइनसॉइडली वेरी करने वाला है और उसका हम लोगों को लिखने हैं एनर्जी डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सबको मालूम है भाई कि एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ये होता है भाई, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी लिखेंगे हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, लेकिन ई जो साइनसॉइडली वेरी कर रहा है, ई स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, तो आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे। जब हमारा टाइम के साथ वेरिएशन नहीं लिखना है, एक फिक्स वैल्यू लिखना है और स्क्वायर वाले को रिप्लेस करना है ई स्क्वायर जो कि साइनसॉइडल है, टाइम के साथ साइनसॉइडली साइन को साइन में वेरी करता है, तो इसको टाइम वेरिएशन हटाने हैं तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इसके आरएमएस वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, तो ये हाफ वैसे ही रहता है, एप्सिलॉन नॉट को 1/μ0 होता है और ये ई के बदले में बी रहता है भाई। तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो हाफ और ये 1/μ0 और ये ई आरएमएस के बदले यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, बी आरएमएस का स्क्वायर करते हैं, ये मिलता है। तो ये दोनों एक्चुअली हैं सेम, वैल्यू अगर इनका निकालेंगे तो सेम रहेगा और ये इस तरह से दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। मीन्स फाइनली आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि ये दोनों इक्वल होने हैं, इसलिए आप लिख सकते हो इसको 2 टाइम्स ये वाला या 2 टाइम्स ये वाला। सो एनर्जी डेंसिटी विद ईएम वेव, एनर्जी डेंसिटी विद ईएम वेव इज इक्वल टू 2 टाइम्स हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई आरएमएस का स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं 2 टाइम्स हाफ और 1/μ0 इनटू बी आरएमएस का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं भाई। 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स एनर्जी डेंसिटी विद ईएम वेव 2 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट और ई आरएमएस स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो भाई, इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू बी आरएमएस स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। ध्यान रखना आरएमएस वैल्यू, पिक वैल्यू इन सब का। अब ये देखो एप्सिलॉन नॉट ई आरएमएस को लिखेंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक वैल्यू, ई आरएमएस को क्या लिखेंगे, पिक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2। याद होगा एसी पढ़ा है हम लोगों ने, कोई साइनसॉइडल वेरी करता है वोल्टेज या करंट तो उसका आरएमएस वैल्यू क्या होता है भाई, तो पिक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, तो ये लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू ये है हमारा 1/μ0 और बी आरएमएस को लिखेंगे बी का पिक वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड जो वेरिएशन होता था उसका पिक वैल्यू डिवाइडेड बाई √2, ये है आरएमएस वैल्यू, इसका स्क्वायर करना होगा भाई, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड करके हम लोग देख रहे हैं, तो ईएम वेव के साथ जो एनर्जी डेंसिटी मिल रहा है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सप्रेस करना है तो ये है, इट मीन्स क्या है ये,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर वाइब्रेट करना एक्सप्रेस करना हो तो ये 2 हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर, दैट इज पिक वैल्यू का स्क्वायर, या फिर लिखें 1/2 1/μ0 और ये बी पिक वैल्यू का स्क्वायर। तो ये बन गया एनर्जी एसोसिएटेड विद ईएम वेव पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी एसोसिएटेड विद ईएम वेव पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक वेरिएशन का दिया हो इक्वेशन तो ई नॉट यूज़ कर लो, मैग्नेटिक वाला इंफॉर्मेशन दिया हो तो ये वाला यूज़ कर लो, तुम्हें मिल जाएगा एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद ईएम वेव। ठीक है भाई, इस तरह से ये है, दोनों इक्वल होते हैं और दोनों का सम को ही बोलते हैं ईएम वेव के साथ एनर्जी एसोसिएशन। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो भाई बिल्कुल क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा एक और इक्वेशन आगे बढ़ाएंगे तो हम लोगों को एक और प्रॉपर्टी मिलेगा। एक प्रॉपर्टी तो ये मिला कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईएम वेव इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों का सम करेंगे तो हमारा टोटल एनर्जी ईएम वेव के साथ एसोसिएटेड मिल जाएगा। दोनों सम किया हमने तो वो मिल गया। सम क्या करना है भाई, तो ये दोनों तो इक्वल वैल्यू में है, दोनों जब इक्वल वैल्यू में है तो चाहे तो इसी को डबल कर लो या इसको डबल कर लो, ये इक्वल बन जाएगा। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, आगे बढ़ाया तो ये मिला हमें। ठीक है भाई, और ज़रा इसमें एक और बात देखा जाए कि ये दोनों होते हैं सेम। ये दोनों क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं। तो जब ये दोनों सेम होते हैं तो ज़रा इस बात को हम लोग आगे बढ़ाएं कि ये दोनों सेम होते हैं तो क्या हम लोग कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस बात को ज़रा डिस्कस करें। तो सिंस एनर्जी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटिक एनर्जी, यानी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो एनर्जी। दोनों इक्वल होते हैं भाई। जब दोनों इक्वल होते हैं तो इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो एक और प्रॉपर्टी हमें मिलेगा। तो क्या भी डिस्कस करेंगे भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट, और अभी देखा ERMS स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग। ERMS स्क्वायर लिखें, चलो ERMS स्क्वायर ही लिखते हैं अभी, इज इक्वल टू ये लिखूंगा भाई μ0 और बी RMS का स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे भाई। दिख तो रहा होगा, चलो ऐसा लिख लिया हम लोगों ने। अब इसमें क्या हुआ, कुछ कैंसिल वैंसिल भी होंगे भाई, बिल्कुल कैंसिल होंगे। यहाँ पे अब देखो, अगर मैं पिक वैल्यू के टर्म में लिखूं तो पहले का अगर रिजल्ट याद है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट पिक वैल्यू के टर्म में लिखेंगे तो E0/√2 का स्क्वायर मतलब E0 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। और इधर भी हम लोग पिक वैल्यू के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा कितना भाई, तो BRMS होता है B0 डिवाइडेड बाई √2, तो B0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कैंसिल क्या क्या होगा, तो भाई ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, इधर के 4 इधर के 4 कैंसिल हो जाएंगे, और मिलेगा हमें क्या भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मिलेगा, E0 स्क्वायर अपॉन B0 स्क्वायर। E0 स्क्वायर अपॉन B0 स्क्वायर इज उधर चला जाएगा भाई, ये 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। और इसको और आगे बढ़ाएं तो क्या मिलेगा भाई, तो अगर हम लोग दोनों तरफ रूट लगा दें तो E0/B0 मिल जाएगा। दोनों तरफ रूट लगाया तो E0/B0 इज इक्वल टू 1/√ε0 μ0 मिलेगा। और इसी को तो भैया बोलते हैं C, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड रेशियो इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। इट मीन्स ये मिल गया हमें C। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो C होता है, वो कहाँ से आता है भाई, तो वहाँ भी कहाँ से लाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इक्वली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये एक फैक्ट है ईएम वेव का, इसलिए इस फैक्ट को जब यूज़ किया तो हमें एक और पॉइंट मिल गए। ठीक है, ये है एनर्जी एसोसिएटेड विद ईएम वेव का डिस्कशन। चलो क्लियर है यहाँ तक। सो ये एम्पलीट्यूड रेशियो ये हो जाएगा, और दोनों का कंबाइंड करके जो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम मिलेगा वो हमें ये मिल जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने ये समझ लिया। चलो भाई, ये समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं भाई, अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। चलो अब देखो, इधर इसको साइड किया जाए। अब हम लोग देखेंगे इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईएम वेव। इंटेंसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू ईएम वेव ये जानना चाहते हैं।
तो इंटेंसिटी क्या होता है ईएम वेव के करस्पॉन्डिंग? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मीन्स ईएम वेव अगर ऐसे प्रोपेगेट करके जा रहा हो, एनर्जी कैरी कर रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट एरिया ले लें या ए एरिया ले लिया मान लो। अगर ए एरिया ले लिया तो हमें ए एरिया से कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है पर यूनिट टाइम वो निकाल के चाहेंगे तो हम लोग यूनिट एरिया के थ्रू पास होने वाला एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, मान लो डेल्टा ई एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, डेल्टा ई एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, डेल्टा ई एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है डेल्टा टी टाइम में और ए एरिया के थ्रू। तो पर यूनिट टाइम एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसी को बोलेंगे इंटेंसिटी, इसी को बोलेंगे इंटेंसिटी। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। डेल्टा ई एनर्जी क्रॉस किया ए एरिया के थ्रू इन डेल्टा टी टाइम। डेल्टा ई इज एनर्जी क्रॉसिंग इन डेल्टा टी टाइम थ्रू एरिया ए, जो कि इस तरह से परपेंडिकुलरली रखा हुआ है। अगर ये में ऐसे चल रहा है तो इसके परपेंडिकुलर में प्लेन में रखा हुआ है। तो यूनिट के थ्रू कितना होगा भैया? अगर ये एरिया ए लिए हो तो ए से डिवाइड कर दोगे तो यूनिट एरिया के थ्रू मिल जाएगा तुम्हें। अगर मान लो तुमने 10 मीटर स्क्वायर एरिया लिया है तो 10 से डिवाइड कर दो, पर यूनिट मिल जाएगा तुम्हें। इसलिए ये होता है इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, ये है इंटेंसिटी। डेल्टा ई यहाँ एनर्जी क्रॉसिंग लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में समझ लेना। ये डेल्टा ई है एनर्जी क्रॉसिंग इन डेल्टा टी टाइम थ्रू एरिया ए। तो इंटेंसिटी ये है, ठीक है भाई, इंटेंसिटी ये समझ गए। ये कितना होगा इंटेंसिटी, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि यूनिट एरिया के थ्रू कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हम लोग इसको एक फॉर्मूला और भी समझ सकते हैं भाई कि पर यूनिट वॉल्यूम, मान लो हमने कर दिया एरिया का वैल्यू मान लो ले लिया हमने 1, टाइम भी ले लें 1। अब देखो यहाँ से किस तरह से इंटेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटेंसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर मान लो एरिया भी 1 कर दें हम लोग, एरिया का वैल्यू हमने 1 ले लिया, चलो भाई बहुत अच्छा। अब ये इंटेंसिटी में क्या लिखना चाहूँगा भाई, तो ये एरिया हमने लिया और इसको क्रॉस कर रहा है, कितना लेंथ का एनर्जी क्रॉस कर जाएगा भाई। तो अगर ये 3 मीटर पर सेकंड से जाता, स्पीड अगर ये वेव का होता 3 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब होता क्या भाई, तो इसका मतलब ये होता कि 3 मीटर के लेंथ क्रॉस कर जाएंगे 1 सेकंड में। फिर से अगर 5 मीटर पर सेकंड का अगर स्पीड है तो इसका मतलब यहाँ इस क्रॉस सेक्शन को कंसीडर कर रहे हो तो 5 मीटर के अंदर जितने भी होंगे वो सारे क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि 1 सेकंड में ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला और आगे पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, ये वाला यहाँ पहुँचेगा, इस तरह से क्रॉस करेगा इतना। लेकिन यहाँ वाले का सोचोगे ये एनर्जी तो बेचारा 1 सेकंड में यहीं पे आएगा, वो तो नहीं इसको क्रॉस करेगा। इसको कौन क्रॉस करेगा 1 सेकंड में? जितना स्पीड है, अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर तक का क्रॉस कर जाएगा। अगर 6 मीटर पर सेकंड है स्पीड तो 6 मीटर तक का क्रॉस कर जाएगा। अगर ये c है, c अगर स्पीड है तो इसका मतलब c जो कि 3 × 10⁸ होता है, इसका मतलब 3 × 10⁸ मीटर के अंदर जितने भी आएंगे सब 1 सेकंड में क्रॉस कर जाएंगे। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी क्या होगा भाई, तो ये c लेंथ का ले लें, क्योंकि c लेंथ अगर 2 मीटर पर सेकंड होता तो 2 ही मीटर के अंदर तक का तो क्रॉस करता है 1 सेकंड में, बाकी तो बाद में क्रॉस करेंगे। 1 सेकंड में कितना क्रॉस करना वो हमें चाहिए, तो वो होगा c लेंथ का। c लेंथ में जितने एनर्जी होंगे वो सब 1 सेकंड के अंदर क्रॉस करेंगे। अगर 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड है तो 5 मीटर के अंदर इस क्रॉस सेक्शन से 5 मीटर के अंदर जितने होंगे सब क्रॉस करेंगे। तो अगर c स्पीड है तो सिंपली सी बात है भाई कि इतने वॉल्यूम के एनर्जी ट्रांसफ़र होंगे। कितने वॉल्यूम के भाई? 1 सेकंड में कितने वॉल्यूम का एनर्जी? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई ये लेंथ c, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ c। ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जिसके एनर्जी 1 सेकंड में ट्रांसफ़र होंगे। इतने वॉल्यूम के एनर्जी 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, ये वॉल्यूम है।
एनर्जी ऑफ दिस मच वॉल्यूम, एनर्जी ऑफ दिस मच वॉल्यूम will be transferred in 1 second. किससे भाई? तो थ्रू द कंसीडर्ड क्रॉस सेक्शन। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बता दो। यहां तक ठीक है? ओके है? इतने वॉल्यूम के एनर्जी 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कितने एनर्जी ट्रांसफर होगा पर सेकंड। तो भाई इंटेंसिटी इसी को तो बोलते हैं, कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो हमें पता है कि कितने वॉल्यूम का एनर्जी ट्रांसफर होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं इसमें इजीली। कैसे भाई? तो इतने वॉल्यूम में कितना एनर्जी है? ये सारे एनर्जी ट्रांसफर होंगे। इतने वॉल्यूम में कितना एनर्जी है भाई? तो इतने वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो कितने वॉल्यूम का ट्रांसफर होना है पर सेकंड, ठीक है, और पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी लिखने हैं। तो वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम का, ठीक है, इतने वॉल्यूम का एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो इतने वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा? तो जितना ईएम वेव का डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब इतना एनर्जी ट्रांसफर होगा, मल्टीप्लाइड बाई सी करेंगे भाई, मल्टीप्लाइड बाई, देखो भाई वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू सी, इतना वॉल्यूम है, एरिया इंटू सी, इतना वॉल्यूम, ठीक है। तो इतने वॉल्यूम में कितना एनर्जी, तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो भाई, जिस वॉल्यूम का एनर्जी ट्रांसफ़र होना है वो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्यों लिख रहे हैं भाई? क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, इतना ही तो एनर्जी ट्रांसफ़र होना है, ठीक है भाई। तो कितना वॉल्यूम, तो इतना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, इतना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ 1 सेकेंड में। ये एनर्जी ट्रांसफ़र है पर सेकेंड, लेकिन पर यूनिट एरिया भी करना होगा क्योंकि इंटेंसिटी तुम लिख रहे हो। तो ऐसा करेंगे, पर यूनिट एरिया, ध्यान से समझना, फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपको ये पता लगा भाई कि इतने वॉल्यूम के जो एनर्जी होंगे वो क्रॉस कर देंगे 1 सेकंड में। हमें वही तो चाहिए, 1 सेकंड में कितने क्रॉस करेंगे एनर्जी, 1 सेकंड में कितना एनर्जी क्रॉस करेगा, तो 1 सेकंड में इतने वॉल्यूम के एनर्जी क्रॉस कर जाएंगे। कितने वॉल्यूम के? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू सी, क्योंकि सी स्पीड है इसलिए। तो इतने वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, तो वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी, तो यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी, ये है यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी। तो एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव के साथ, एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव के साथ जो है वो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में इतना एनर्जी, तो ये पूरे वॉल्यूम में कितना एनर्जी मल्टीप्लाई कर दिया। तो इतना एनर्जी ट्रांसफ़र होगा 1 सेकंड में। यह है एनर्जी ट्रांसफर इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड, ठीक है, थ्रू कितना एरिया भाई? थ्रू एरिया ए, थ्रू एरिया ए। तो ठीक है भैया, ए एरिया से इतना एनर्जी ट्रांसफर हुआ, लेकिन हमें इंटेंसिटी लिखना होता है। वो क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, लेकिन पर यूनिट एरिया। ये तो ए एरिया से ट्रांसफर है, तो ए से डिवाइड करेंगे तब ना हमें मिलेगा यूनिट एरिया के थ्रू कितने ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये काम करेंगे। अब देखो भाई वॉल्यूम कितना, तो कितना वॉल्यूम, तो ए इंटू सी एनर्जी डेंसिटी विद ईएम वेव डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया एरिया कैंसिल होगा और क्या मिलेगा भाई? तो एनर्जी डेंसिटी विद ईएम वेव मल्टीप्लाइड बाई सी। ये बनेगा इंटेंसिटी, ये बनेगा इंटेंसिटी। यही यहाँ पे पहले से फॉर्मूला की तरह, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ईएम वेव के साथ एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सी, और एनर्जी डेंसिटी ईएम वेव के साथ आप निकाल चुके हो, एनर्जी डेंसिटी निकाल चुके हो क्या भाई? तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई पी के स्क्वायर, तो इतना इंटू सी कर सकते हो, या फिर हाफ 1/μ0 इंटू बी पी का स्क्वायर इंटू सी, ये भी कर सकते हो। ये सब क्या है भाई? इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी है। तो इंटेंसिटी को ये ध्यान रखना। इंटेंसिटी मीनिंग वाइज क्या होता है भाई? तो एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है। एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया होता है। उसको कैसे निकालेंगे भाई? तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन से कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड। तो 1 सेकंड में जानने वाला, 1 सेकंड में ट्रांसफर होने वाला एनर्जी को जानना चाहते हैं। तो 1 सेकंड में कितना क्रॉस करेगा भाई? तो 1 सेकंड में जो क्रॉस करेगा वो है c स्पीड है, तो c लेंथ का
एनर्जी, सी लेंथ में जितने एनर्जी हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, और सी लेंथ के अंदर के सारे एनर्जी ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड जाता है तो 2 मीटर के अंदर के ट्रांसफर होते, 3 मीटर पर सेकंड जाता है तो 3 मीटर के अंदर वाले सब 1 सेकंड में ट्रांसफर होते, 4 मीटर पर सेकंड होता है तो 4 मीटर के अंदर में जितने होते हैं सब 1 सेकंड में क्रॉस करता है। सी स्पीड है तो सी लेंथ के अंदर जितना भी आएंगे, सी लेंथ के अंदर जितना भी एनर्जी होगा वो क्रॉस करेगा 1 सेकंड में। तो सी लेंथ में कितने एनर्जी है भाई, तो सी लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एरिया, ये वॉल्यूम हो गया। इस वॉल्यूम में कितने एनर्जी है, तो वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करो, इतने एनर्जी ट्रांसफर हो रहे हैं ए एरिया के थ्रू। इंटेंसिटी होता है पर यूनिट एरिया भी, इसलिए ये ए एरिया के थ्रू इतना एनर्जी है, पर यूनिट एरिया कितना होगा तो ए से डिवाइड करने पड़ेंगे। तो ये वॉल्यूम हमने लिखा कि ठीक है भैया इस वॉल्यूम का एनर्जी, तो इस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी डेंसिटी, ये किया ए से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया और मिल गया हमें EM वेव के साथ एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सी। तो ये दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जैसा ज़रूरत हो हम लोग यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई पहलवानों, यहाँ तक क्लियर है? रिया, शुभम, बोलो भाई। यस सर। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो और प्रॉपर्टीज़ क्या है EM वेव का देखना। ये तो इंटेंसिटी हम लोगों ने देखा, ये सारे फॉर्मूला याद रखना है, और EM वेव के डिटेल क्लास में मैंने ये सब कराए हैं। समझो कि एक बार फिर से रिकैप ही हो रहा है एक तरह से। अब जरा देखो मोमेंटम की बात करें। अब हम लोग मोमेंटम भी ट्रांसफ़र होता है EM वेव के साथ, भाई ये भी पढ़ा था, इसको भी रिकैप कर लेते हैं भाई। तो मोमेंटम EM वेव के साथ ट्रांसफ़र होता है, क्यों भाई? क्योंकि जब भी समझो कि EM वेव चल रहा हो तो इसके साथ समझते हैं हम लोग फोटोन, जो समझते हो तो एक फोटोन में एनर्जी होता है। अगर इसका m मास समझते हो डायनेमिक मोड में तो mc² याद होगा एनर्जी। तो मोमेंटम कैसे समझते हैं भाई? तो एनर्जी अगर है ये तो mc इंटू c समझ सकते हैं। ये mc को ही मोमेंटम बोलेंगे, mc को ही मोमेंटम बोलेंगे। डायनेमिक मोड में फोटोन का मास इंटू स्पीड। तो ये मिला, इससे क्या मिल गया भाई? तो इससे मिल गया कि एनर्जी इज नथिंग बट p इंटू c। इसलिए मोमेंटम विद EM वेव, जो मोमेंटम कैरी कर रहा है EM वेव के साथ, वो कितना एनर्जी लेके आया, जितना एनर्जी डिवाइडेड बाई c करेंगे तो हमें मिलेगा मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई c, इतना मोमेंटम लेके आता है। अगर कोई E एनर्जी मिला या U एनर्जी अगर मान लो इंसिडेंट हुआ, कहीं पे भी U एनर्जी आया तो U डिवाइडेड बाई c करेंगे तो इतना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ। U एनर्जी ट्रांसफ़र होने का मतलब है कि इतना मोमेंटम लेके ट्रांसफ़र हुआ, इतना मोमेंटम लेके जा रहा है। फोटोन कितना, अगर कोई फोटोन सर्टेन एनर्जी 10 जूल लेके जा रहा हो तो 10 जूल डिवाइडेड बाई c करेंगे तो उतना मोमेंटम भी लेके जा रहा है। सो EM वेव इज ऑल्सो हैविंग मोमेंटम एंड इट कैरीज मोमेंटम, इट ट्रांसफर्स मोमेंटम। मोमेंटम वैल्यू है ये। अब दो तरह के सरफेस होते हैं भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाकर स्ट्राइक करे फोटोन, यानी एनर्जी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाकर स्ट्राइक करे, या फिर ये एब्जॉर्बिंग सरफेस पे स्ट्राइक करे। दोनों कंडीशन बन सकते हैं भाई। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर ये जाएगा तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है भाई कि इस पे इंसिडेंट होगा तो ये वापस आ जाएगा। इस तरह से इंसिडेंट हुआ तो ये वापस भी आ जाएगा। फोटोन जो इंसिडेंट होगा कुछ मोमेंटम लेके जाएगा तो वापस भी आ जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, समझो कि मिरर है। तो अगर मिरर है भैया तो ये P मोमेंटम लेके जा रहा है तो P लेकर के वापस भी जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे हम लोग चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा अगर चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो ये जो P लेके इस डायरेक्शन में P लेके गया था वो इस डायरेक्शन में P हो गया। इट मीन्स 2P का चेंज इन मोमेंटम है। अगर मैं बोलूँ कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब देखोगे फाइनल मोमेंटम अगर P है तो इनिशियल मोमेंटम माइनस P था भाई। फाइनल मोमेंटम अगर हमारा P है, अगर फाइनल मोमेंटम P है तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम क्या था? माइनस P था। तो इससे क्या मिला भाई? तो 2P का चेंज इन मोमेंटम। इसलिए अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे है तो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? तो 2P का मतलब हो गया यहाँ पे 2 टाइम्स, और मोमेंटम कितने लेके आया था भाई? तो एनर्जी डिवाइडेड बाई c, एनर्जी डिवाइडेड बाई c। इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इतना मोमेंटम ट्रांसफर होगा। और अगर ये एब्जॉर्बिंग सरफेस है, मान लो फॉर एग्जांपल ब्लैक बॉडी हो, तो ब्लैक बॉडी क्या करता है? वो तो परफेक्टली एब्जॉर्ब करता है। तो अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस हो तो वो तो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस कंडीशन में कितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा भाई? तो मोमेंटम ट्रांसफर होगा ओनली P, क्योंकि P से हो गया है 0।
तो चेंज इन मोमेंटम ये होगा, जैसे ये स्ट्राइक करेगा रेडिएशन तो उस कंडीशन में चेंज इन मोमेंटम ये है, कितना भाई, P है। P मीन्स एनर्जी डिवाइडेड बाई C, टोटल जो एनर्जी लेके आया डिवाइडेड बाई C, इतना मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा अगर ये स्ट्राइक किया तो। मोमेंटम चेंज और ट्रांसफर ये होगा भाई, किसी भी फोटोन का जितना मोमेंटम ट्रांसफर होगा उतना ही उस वॉल पे भी मोमेंटम ट्रांसफर होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो यही कहता है भाई। तो इस तरह से हम लोग मोमेंटम एसोसिएटेड विद ईएम वेव ये भी देख लिया भाई, मोमेंटम एसोसिएटेड विद ईएम वेव ये देखा। एक और फैक्ट आता है भाई ईएम वेव में, वो है रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है वो हम लोग समझें, रेडिएशन प्रेशर क्या है वो समझते हैं। चलो भाई, रेडिएशन प्रेशर समझे। प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो चलो इसकी बात करें हम लोग, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा। तो इसमें भी दो तरह के सरफेस की बात करेंगे हम लोग, इसी यहीं पे मैं समझा देता हूँ, फिर यहाँ पे रिजल्ट हम लोग देख लेंगे। ठीक है भाई, यहीं पे हम लोग समझते हैं। पहले देखो, अगर ये दो तरह के सरफेस मैंने बताया, एब्जॉर्बिंग सरफेस और एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एग्जांपल है कि मिरर है भाई, एब्जॉर्बिंग सरफेस मतलब ब्लैक बॉडी है। तो देखो भाई, अगर हम लोग इसमें जानना चाहें कि ऐसे सरफेस पे जब ये स्ट्राइक करेगा तो कितना फोर्स पर यूनिट एरिया, उससे पता चलेगा प्रेशर। प्रेशर कितना होगा भाई, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा भाई, और फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम का रेट, dp/dt याद होगा सबको, लॉज ऑफ मोशन डिवाइडेड बाय एरिया। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया विल बी प्रेशर। तो रेडिएशन इंसिडेंट होने से प्रेशर हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा हम लोगों ने रेडिएशन प्रेशर। जब भी कोई रेडिएशन किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा तो उससे जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा उसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये है। तो मान लेते हैं कि कोई ए एरिया है, कितना एरिया है भाई ये, तो ये ए एरिया है। ए एरिया में कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, मान लो ए एनर्जी ट्रांसफ़र, ये हम लोग ले लेते हैं कि कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ, ये निकालना पड़ेगा। तो पहले भाई ए एरिया लिया है हमने, ठीक है भाई, और अब निकालना है हमें फोर्स। तो डेल्टा टी टाइम में हम लोग देखेंगे कि कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, कितना मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ। तो आपको पता है कि मोमेंटम ट्रांसफ़र और एनर्जी में ये रिलेशन होता है, ठीक है भाई। यहाँ पे ये वाला है रिलेशन 2p, चेंज इन मोमेंटम होता है यहाँ पे 2p, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा चेंज इन मोमेंटम है 2 × p। अब डेल्टा टी टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ भाई, तो डेल्टा टी टाइम में 2 टाइम्स p। p का मतलब है कितना एनर्जी लाया डिवाइडेड बाई c। p का मतलब क्या है, कितना एनर्जी लाया डिवाइडेड बाई c। p का मतलब यही होता है कितना एनर्जी लाया डिवाइडेड बाई c। 2p का चेंज इन मोमेंटम था, यानी 2 टाइम्स u/c, इतना मोमेंटम। तो ये जो एनर्जी है u, ये u कौन सा एनर्जी हुआ भाई, ये u वो एनर्जी हुआ जो डेल्टा टी टाइम में ए एरिया पे स्ट्राइक किया है। ये एनर्जी कौन सा है जो इंसिडेंट हुआ, ए एरिया पे डेल्टा टी टाइम पे जो इंसिडेंट हुआ वो। फिर डेल्टा टी टाइम में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं डेल्टा टी टाइम में कितना मोमेंटम ट्रांसफर, तो ये डेल्टा टी टाइम में ये इतना एनर्जी इंसिडेंट हुआ। ये एनर्जी है यहाँ पे, ये जो एनर्जी है, एनर्जी इंसिडेंट इन डेल्टा टी टाइम ऑन एरिया ए, इसको बोला डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम और ये ए। ठीक है, ये मिल गया तुम्हें रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर ध्यान रखना, ये मोमेंटम मत समझ लेना भैया, ये रेडिएशन प्रेशर है, रेडिएशन प्रेशर है। तो देखो भाई, रेडिएशन प्रेशर को हम लोग ऐसे लिखें। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई इंटेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं वो ज़रा समझा जाए। तो देखो भाई, ये हो गया रेडिएशन प्रेशर, दिस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे भाई, दिस इज इक्वल टू, देखो 2 टाइम्स ये एनर्जी है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। तो मैं लिख सकता हूँ ये एनर्जी, ऐसा लिख दें 2/c, और एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इंटेंसिटी। तो यहाँ पर लिखूंगा 2 टाइम्स इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई c। ये हो गया रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू ये मिला किसके लिए भाई? तो रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू मिला है ये किसके लिए भाई? तो ये मिला है रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, 2I/c रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए रिजल्ट भी मैंने लिख रखा है, रेडिएशन प्रेशर इज 2I/c फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर ये एब्जॉर्बिंग सरफेस होता तो इसके लिए क्या होता? तो इसके लिए भी वही काम करते भाई, इसके लिए भी क्या है 2p जो था वो यहाँ पे p रहेगा, इसलिए सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे। ऐसे कंडीशन में जो रेडिएशन प्रेशर बनेगा वो रेडिएशन प्रेशर बनेगा वो फिर वैसे ही हमारा खाली 2 नहीं आएगा, यहाँ भी चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया लिखने पड़ेंगे रेडिएशन प्रेशर के लिए। तो यहाँ पे मोमेंटम में चेंज ओनली p होगा, क्योंकि ये एब्जॉर्बिंग सरफेस है, ये तो एब्जॉर्ब कर लिया, p आया वो 0 बन गया। तो एब्जॉर्बिंग सरफेस यानी कि p लिखेंगे और डिवाइडेड बाई पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऐसे करेंगे। और फिर ये p का मतलब है U/c, p का मतलब है U/c, तो U/c और डेल्टा t और ये एरिया ऐसा लिखेंगे। और एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को ही तो इंटेंसिटी बोलते हैं, इसलिए ये हो गया I/c। सो रेडिएशन प्रेशर इज इक्वल टू I/c यहाँ हो जाएगा भाई। किसके लिए? तो ये है एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए, तो एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए ये हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। तो यही रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिख भी रखा है। क्या भाई? तो रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू I/c होता है फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस और 2I/c होता है फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये सारे पॉइंट्स थे प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव के, ये सारे पॉइंट्स थे प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव के। आप समझ चुके हैं यहाँ तक? बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? वेरियस EM वेव कौन कौन से हैं और उनके वेवलेंथ रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, प्रोडक्शन कैसे होता है और उनका डिटेक्शन क्या है, और यूजेस आपको याद रखने होते हैं। वो तो भाई आपको बुक में मिलेंगे और वो आपको याद ही करने हैं। देखो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी वाला रेडियो वेव से स्टार्ट होकर के माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेंज और यूवी, एक्सरे और गामा रे। गामा रे सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, इसका वेवलेंथ का ये रेंज है 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम वेवलेंथ। इसका मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा, एनर्जी इज ग्रेटर देन 3 × 10⁻21 फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 3 × 10⁻21 से ज़्यादा होना चाहिए। सबको पता है इस टेबल को, सबको पता है भाई, वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन एंड यूजेस, ये किसी भी बुक में मिलते हैं, वो आपको याद रखने हैं। इसका कोई उपाय नहीं है, याद तो करने ही पड़ेंगे। अब जैसे इंफ्रारेड है, रिमोट में यूज होता है, रिमोट में यूज होता है, हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज होता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट में यूज होता है। विजिबल जो हम लोगों को सेंस कर पाते हैं, हम लोग देख पाते हैं दुनिया, वो विजिबल रेंज के चलते ही होता है भाई। माइक्रोवेव का यूज़ करते हैं रडार कम्युनिकेशन में, लड़ाई हो रही हो, ठीक है, जो इमेज के एरोप्लेन हैं आ रहे हैं, फाइटर प्लेन हैं, उनको ट्रैक करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए माइक्रोवेव रडार कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। साथ में माइक्रोवेव ओवन में भी यूज़ करते हैं। तो ये सब, इन सब का याद रखना है भाई, इसका और कोई उपाय नहीं है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपको बुक में ना मिले तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, और हर बुक में मिलता है भाई। यूजेस भी याद रखने हैं, यूजेस भी खूब याद रखने हैं, याद रखने ही पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और स्पेक्ट्रम ऑफ EM वेव में तो आपको वही याद करने हैं, तो वो कर लेंगे भाई, बता रखा है। मैक्सवेल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये क्या है भाई? तो ये जरा समझ लिया जाए। मैक्सवेल साहब ने क्या किया? मैक्सवेल साहब ने 5 इक्वेशन कलेक्ट किया और मैक्सवेल साहब को क्रेडिट दिया जाता है भाई यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इनको समझा जाता है, इन्होंने यूनिफाई किया था, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का यूनिफिकेशन क्रेडिट
मैक्सवेल को जाता है। उन्होंने बोला कि भैया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो अलग अलग आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो फिर मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, तो ये अलग अलग समझते हुए पढ़ते हो, तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज़ होता है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ये तो भाई दो डिफरेंट एस्पेक्ट हैं सेम चीज़ को देखने के, इसलिए एक ही चीज़ होता है, वो यूनिफाइड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है भाई, तो उन्होंने बताया कि ठीक है ये यूनिफाइड है और मेन लॉ जो है वो 5 हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मेन लॉ जो है, मेन इक्वेशंस जो हैं वो 5 हैं। क्या क्या उन्होंने इक्वेशन बताया 5 भाई? तो ये बताया कि सबसे पहले गॉस लॉ, ई डॉट डी एस यानी कि नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। चलो भाई, ये था एक मैक्सवेल का इक्वेशन, ये था इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का कंबाइंड में। दूसरा था इसी का काउंटर पार्ट इधर बी डॉट डी एस। वो क्या था भाई? तो बी डॉट डी एस जो क्लोज सरफेस के लिए, ये गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स अगर निकालें तो दिस इज 0। ये 0 होता है, ये हमेशा 0 होता है क्योंकि कोई मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये क्या है कि अगर उसको हम लोग लिखना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ एनालॉजी तो 1/ε0 को म्यू नॉट लिखेंगे और चार्ज इनक्लोज को लिखेंगे पोल इनक्लोज्ड। क्या लिखेंगे? पोल इनक्लोज्ड। मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल प्लस एम से, साउथ पोल माइनस एम से, पोल इनक्लोज। और तुम्हें पता है कि जब भी नॉर्थ होता है और साउथ होता है साथ साथ ही होता है, कितना भी कट करो नॉर्थ साउथ को अलग नहीं कर सकते। इसलिए जो भी गॉसियन सरफेस होगा, क्लोज सरफेस होगा, वो चाहे तो नॉर्थ और साउथ दोनों को कंटेन करेगा या किसी को कंटेन नहीं करेगा। आप अलग अलग नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि अच्छा ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैं इसको इनक्लोज कर ले रहा हूँ ऐसे, तो ये नहीं होगा भाई। क्यों? देखो, नॉर्थ और साउथ का मतलब ये होता है मैग्नेट में कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं इधर से और ये इधर एंटर कर रहे हैं, क्लोज लूप बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए अगर ऐसा गॉसियन सरफेस तुमने लिया, कोई बात नहीं है, ये लिया तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ से फील्ड लाइन एंटर कर रहे हैं, मतलब ये साउथ पोल है, माइनस एम है, तो यहाँ से निकल भी तो रहे हैं। यहाँ से देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये निकल भी रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। अगर इस मैग्नेट को कट कर दें तो ये साउथ है तो ये नॉर्थ है, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यानी कि नॉर्थ और साउथ दोनों ही हैं इसमें। आप कितना भी मैग्नेट को कट कर लो, ऐसा थोड़ी है कि आप यहाँ से एंटर कर रहा है तो निकलता हुआ नहीं रहेगा, खाली एंटर करने वाला कैप्चर कर लिया और निकलने वाला कैप्चर ना कर पाए। कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे तो उसमें अगर फील्ड लाइन एंटर करेंगे तो आउट भी हो रहे हैं। इसलिए कभी भी कोई भी साउथ और नॉर्थ दोनों ही आएंगे, अंदर आने वाला भी आएगा और निकलने वाला भी आएगा। साउथ नॉर्थ कैनॉट बी आइसोलेटेड। तो ये 0 होना इस बात को भी प्रूव करता है कि देयर इज़ नो मोनोपोल, देयर इज़ नो मोनोपोल। सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। ये दूसरा इक्वेशन था मैक्सवेल साहब का। और थर्ड इक्वेशन इन्होंने बताया भाई कि ये बी डॉट डी एल, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल जो होता था म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड, याद होगा, म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। एम्पियर्स लूप लेते थे, याद होगा, तो एम्पियर्स लूप लेते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड। तो इसको उन्होंने मॉडिफाई किया, इसको मॉडिफाई करके मैक्सवेल साहब ने बोला कि म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड जो है वो करंट इनक्लोज्ड आप समझो एक कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों का सम किया करो। ये है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, यानी इसको नाम इसका हम लोगों ने चेंज किया एम्पियर मैक्सवेल। इस इक्वेशन को एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ अब बोल सकते हैं। पहले एम्पियर सर्किटल लॉ था, अब ये मॉडिफाइड होकर के कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट करंट होता है भाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल साहब ने सजेस्ट किया और इसको मॉडिफाई किया। ये है थर्ड इक्वेशन, मेन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर फोर्थ इक्वेशन उन्होंने बताया। एक तो ये 3 इक्वेशन है, मैं डिस्प्लेसमेंट करंट का अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है, छोटा सा टॉपिक, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिस्कस करूंगा, ठीक है भाई। थर्ड के बाद ये फोर्थ जो बताया उन्होंने, इसी का एनालॉगी ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, बी डॉट डी एल का भाई ई डॉट डी एल। अब ये
ई डॉट डी एल क्या होगा, तो इसमें चक्कर है, दो तरह के हैं। आप सोचेंगे ई डॉट डी एल क्या होता है भाई, तो ई डॉट डी एल जो होता है, ध्यान देना, ई डॉट डी एल हो जाएगा 0 इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप बोलेंगे ये तो होता ही है कंजर्वेटिव। हाँ होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज। चार्ज जो प्रोड्यूस करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है, जो तो चार्ज और ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं करते हैं जब इनसाइड ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जब सेल लगाते हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो ऐसे कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही सेट होता है। या कोई कंडक्टर हो, इसमें अगर हम लोग एक इस तरह से कनेक्ट कर दिया सेल, तो इसके अंदर जो फील्ड सेट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये भी कंजर्वेटिव है। इसलिए इसमें राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है, राउंड ट्रिप में वर्क डन ये 0 होता है। और ये 0 होना, इसको ये भी बोल सकते हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एल, ऐसा समझते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो खैर ई डॉट डी एल को हम लोग ये भी बोलते हैं, क्योंकि ई डॉट डी एल को डी वी बोलते हैं, ई डी एल इज इक्वल टू माइनस डी वी, या ऐसा समझते हो। ये जब समझते हो तो ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एल। तो ई डेल्टा एल को यानी ई डी एल को हम लोग लिख सकते हैं डी वी, और डी वी को जब राउंड ट्रिप में अगर करें हम लोग तो क्या मिलेगा 0। और यही तो केवीएल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, कि डी वी किसी भी क्लोज लूप में चलेंगे, ये सर्कल मतलब क्लोज लूप में जब डी वी करके चलेंगे तो हमें मिलेगा 0। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में उसको पढ़ते हैं, वो अलग चलो चैप्टर हैं। फिलहाल ये है कि ई डॉट डी एल विल बी 0 कब, जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव हो, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव ही होता है जब वो फील्ड प्रोड्यूस्ड है किसी चार्ज से या ड्यू टू सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया कंडक्टर में, तो ये कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। लेकिन कई बार नॉन कंजर्वेटिव फील्ड भी आते हैं, तो ऐसे कंडीशन के लिए ज़्यादातर बुक में तुम्हें यही मिलेगा। क्या लिखा जाएगा भाई, तो ये लिखा जाएगा कि ई डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। और ये डी फाई बाई डी टी कौन सा है भाई, तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और माइनस लगाते हैं हम लोग। ये क्या है, तो भैया ये है तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब इसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कर सकते हो भाई, कि जब कोई मान लो हमने ना तो सेल लगाया ना चार्ज से प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड, किया क्या भाई, तो इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप था, ऐसे ही कोई क्लोज लूप था मैग्नेटिक फील्ड में, और फ्लक्स चेंज होने लग जाए तो याद होगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में इस लूप को रखें, कोई भी कंडक्टिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, और फ्लक्स जब चेंज होने लग जाए, ईएमआई में हम लोग पढ़ते हैं, जब फ्लक्स चेंज करें हम लोग बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और ओरिएंटेशन चेंज करने लग जाए, तो फ्लक्स जब चेंज होगा तो याद होगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, ऐसा लिखते हैं। इसको लेंज लॉ बोलते हैं भाई, माइनस साइन इज एक्सप्लेन बाई लेंज लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ जो होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइनस डी फाई बाई डी टी, वही माइनस डी फाई बाई डी टी जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ है, वो क्या है भाई, तो इसमें ई डॉट डी एल, यहाँ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ई डॉट डी एल करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। ये क्या होगा भाई, अगर 2 वोल्ट का सेल है समझो लगा हुआ, तो ये 2 वोल्ट होगा। ई डॉट डी एल कर दें 2 वोल्ट मिलेगा, मीन्स ई डॉट डी एल करोगे तो हमें मिलेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। यहाँ सेल थोड़ी है लगा हुआ, यहाँ सेल नहीं लगा हुआ है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, और नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो राउंड ट्रिप में करंट तो 0 नहीं होगा।
तो जीरो नहीं होगा। ये है नॉन कंजर्वेटिव। कोई पूछता है भाई कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है, तो हाँ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है। किसके लिए? चार्ज का प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर ये सेल ने इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर प्रोड्यूस किया है। लेकिन अगर हम लोग फ्लक्स चेंज करके इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस किया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर में, तो नॉन कंजर्वेटिव वो होगा। नॉन कंजर्वेटिव इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor due to change in magnetic flux, due to change in magnetic flux। ये है भैया नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है। तो ये तुम्हें मिलेगा मैक्सवेल इक्वेशन। ये भी सीबीएसई के सिलेबस से शायद हटा दिया गया है। तो मैक्सवेल इक्वेशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये 4 इक्वेशन तो आपको दिख गए भाई। E.dl को लिखना है तो क्या लिखें, वो डिपेंड करता है 2 बात पे। अगर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 0 होगा, E.dl राउंड ट्रिप में 0 होगा। और अगर नॉन कंजर्वेटिव है, दैट इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, तो वो होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। इस तरह से मिलेगा, ठीक है। और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? जो चार्ज ने प्रोड्यूस किया हुआ हो या सेल से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके कंडक्टर में प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल भाई, यहाँ तक ओके है। 4 इक्वेशंस और एक और 5th इक्वेशन है। 5th इक्वेशन क्या है भाई? तो 5th इक्वेशन है लॉरेंज फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज हो तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा भाई? तो इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, दोनों इन जनरल हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू ही लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड है तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी लगेगा। इस नेट फोर्स को हम लोग लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं, नेट लॉरेंज फोर्स। और ये भी एक इक्वेशन बनता है मैक्सवेल का। तो 5 इक्वेशन यह है नेट लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज इलेक्ट्रिक फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स और ओवरऑल कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो नेट लॉरेंज फोर्स ये 5th इक्वेशन है। बाकी ये 1 2 3 4 एक E.dl, P.dl, E.ds, B.ds और एक लॉरेंज फोर्स। ये बनता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गिवन बाय मैक्सवेल। बोलो ठीक है भाई, यहाँ तक आगे बढ़े हम लोग। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है वो मैं बताऊंगा। अभी डिस्प्लेसमेंट करंट वाली बात अभी बच रहा है भाई, वो भी डिस्कस कर लेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हुए बोलो भाई, आगे बढ़ा जाए? Yes, sir. चलो, तो हालांकि वो सीबीएसई में नहीं, फिर भी कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इसको जरा समझें। इंटरव्यू में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है भाई। अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैक्सवेल साहब ने देखा इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या इनकंसिस्टेंसी देखा भाई? उन्होंने ये देखा कि एक कैपेसिटर अगर हमारा सर्किट में है और यहाँ से हमने सेल लगाया, कैपेसिटर के थ्रू करंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, मान लो चार्जिंग कर रहे हो, चलो भाई चार्जिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से करंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैक्सवेल साहब ने बोला कि एक लूप में तो एक ही करंट होता है। उनका कहना था कि एक लूप में एक करंट होता है और वो किसी भी एक लूप में मान लो रेजिस्टेंस है और ऐसे लगाया तो कहीं भी देखें करंट उतना ही होगा, कहीं भी चेक करें करंट उतना ही होगा। 1 लूप, अगर एक ही लूप है तो एक ही करंट चलेगा, 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर। अगर 3 है तो 3 एम्पियर 3 एम्पियर। सब में यहाँ भी देखेंगे तो 3 एम्पियर, इसके अंदर भी है तो भी 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 ऐसा चल रहा है। इन्होंने यहाँ पे जिस भी लूप में जिस भी ब्रांच में कैपेसिटर आया उन्होंने एक इनकंसिस्टेंसी देखा। क्या भाई? चलो 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर, लेकिन यहाँ पे 3 एम्पियर नहीं है। बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कोई करंट नहीं है, कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, करंट है, वायर में करंट है, सेल के अंदर भी करंट है, चलो भाई। लेकिन बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर करंट 0 है।
इट मीन्स उन्होंने बताया कि अगर ये ए समझते हैं और ये बी समझते हैं, चलो भाई ए समझते हैं और एक बी समझते हैं पॉइंट, और हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहें करंट का, करंट, तो भैया ए से हम लोग करंट ड्रॉ करना चाहते हैं, ए से करंट दिखाना चाहते हैं, यहाँ से ड्रॉ करें, चलो ये है करंट। तो ए पॉइंट पे करंट कितना था भाई, तो मान लो 3 एम्पियर था। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, मान लो ये एक्स एक्सिस है, इधर भी ये एक्स एक्सिस, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे करंट का वैल्यू देखें तो यहाँ पे अगर 3 एम्पियर है, मान लो 3 एम्पियर है, तो ये भी तो 3 एम्पियर है, ये भी 3 एम्पियर है, तो ये 3 एम्पियर, यहाँ पे भी 3 एम्पियर, यहाँ पे भी 3 एम्पियर, यहाँ पे भी 3 एम्पियर, यहाँ पे भाई 3 एम्पियर, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भाई 3 एम्पियर, यहाँ पर 3 एम्पियर, यहाँ पे भी 3 एम्पियर, इस तरह से ऐसे मिला, ये है। लेकिन बीच में इस तरह से हो गया, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर 0 है। इट मीन्स इधर तो 3 एम्पियर है जो भी है, ये भी 3 एम्पियर है, लेकिन बीच में ये 0 क्यों हुआ, तो ये तो इनकंसिस्टेंसी वाली बात होगी भाई, ये तो इनकंसिस्टेंसी, 1 लूप ओनली 1 करंट होना चाहिए, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी हो रहा है करंट का, करंट सडनली 3 से 0 हो जा रहा है, फिर 0 से 3 हो जा रहा है, जबकि एक लूप में 1 होना चाहिए। तो ये इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। करंट जो कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है वो है 0, रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है वो है 0, जबकि यहाँ पे नहीं है। मीन्स यहाँ पे जहाँ पे प्लेट है वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आया। इधर से अगर देखें तो 3 एम्पियर है करंट, इधर से देखें 0 है, इधर लेफ्ट में 3 एम्पियर है, 0 है, उधर फिर 3 एम्पियर हो गया। तो इस तरह से ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ वैल्यू है। डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट इन ए ब्रांच, कोई भी ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर, कोई भी ब्रांच जिसमें भी कैपेसिटर आएगा उसमें ये कन्फ्यूजन होगा। तो किसी ब्रांच में जहां भी कैपेसिटर है वहां पे ये डिसकंटिन्यूटी दिख रहा है भाई, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो, जबकि होना तो चाहिए था एक करंट, एक लूप, एक करंट, एक ब्रांच, एक करंट। तो यहाँ ये डिसकंटिन्यूटी, प्रॉब्लम नंबर 1, उन्होंने 2 प्रॉब्लम देखा। प्रॉब्लम नंबर 1 इनकंसिस्टेंसी, दैट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट इन ए क्लोज लूप। दूसरा प्रॉब्लम नंबर 2 उन्होंने देखा इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ में इनकंसिस्टेंसी देखा। क्या भाई, एम्पियर्स लॉ जो होता था B.dl इज इक्वल टू मी नॉट इंटू करंट इनक्लोज्ड करके और निकाल लेते थे मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कैलकुलेट करना होता था मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ते हैं, तो ये कैलकुलेशन हम लोग कर लेते थे यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर्स लॉ के बेसिस पे यहाँ पे जब उन्होंने देखा भाई कि हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें यहाँ पे तो निकाल सकते हैं, एक एम्पियर्स लूप लिया और उन्होंने देखा करंट इनक्लोज आई, तो आया भाई आई करंट है यहाँ पे 3 एम्पियर, उसके यूज़ करके बी का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ निकालना चाहें तो ठीक है भाई, बी का वैल्यू यहाँ भी निकाल लिया, करंट इनक्लोज यूज़ किया और बी का वैल्यू वही सेम आया। यहाँ पे भी निकालना चाहे सेम आया, यहाँ पे निकालना चाहे यहाँ पे एम्पियर्स लूप लिया सेम आया, यहाँ पे भी एम्पियर्स लूप लिया सेम आया। यहाँ पे जब निकालना चाहे तो यहाँ एम्पियर्स लूप जब ले रहे हैं तो इसके अंदर कोई करंट ही नहीं है। अब जब करंट नहीं है तो यहाँ 0 हो गया तो फील्ड भी 0 आ रहा है। इट मीन्स एम्पियर सर्किटल लॉ से जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, 0 है। क्यों? क्योंकि भाई B.dl मी नॉट इंटू आई करेंगे, आई ही 0 है। इस एम्पियर्स लूप के अंदर कोई करंट आया ही नहीं। इस एम्पियर्स लूप के अंदर करंट आया, इसके अंदर करंट आया, लेकिन इसके अंदर करंट नहीं आया।
इट मीन्स एम्पियर्स लूप, एम्पियर सर्किट लॉ कहीं कहीं करेक्ट आंसर दे रहा है और कहीं इनकरेक्ट आंसर दे रहा है। ये कह रहा है एम्पियर्स लॉ कि यहाँ 0 होगा, जबकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि जितना फील्ड यहाँ है ना, मान लो 2 टेस्ला का फील्ड है तो यहाँ भी 2 टेस्ला का फील्ड, एक्सक्यूज मी, यहाँ भी 2 टेस्ला का फील्ड है, यहाँ भी 2 टेस्ला का, और एक्सपेरिमेंट कहता है कि यहाँ भी 2 टेस्ला का फील्ड है। एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि ये हर पॉइंट पे सेम ही फील्ड है, लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ कह रहा है कि भैया यहाँ पे तो है 2 टेस्ला, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी 2 टेस्ला है, यहाँ भी देखा, लेकिन यहाँ पे 2 टेस्ला नहीं है, यहाँ 0 है। तो एम्पियर्स लॉ कहीं तो करेक्ट रिजल्ट दे रहा है और कहीं इनकरेक्ट रिजल्ट दे रहा है। सो इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ इधर सब में करेक्ट आंसर दे रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकाल रहे हैं 2 टेस्ला का वो मिल रहा है, बट यहाँ पे नहीं मिल रहा। जबकि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि इससे अगर आर डिस्टेंस यहाँ देख रहे हैं, हर जगह सेम मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल ये बात है। तो ये 2 प्रॉब्लम, इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किट लॉ, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, कभी ये करेक्ट दे देगा, कभी नहीं देगा, कभी देगा, कभी नहीं देगा, कोई भरोसा नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। और इन 2 प्रॉब्लम को आता है ना भाई टीवी में ऐड, 4 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन, 3 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन। वैसे ही यहाँ भी मैक्सवेल साहब ने बताया कि भाई 2 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट जानो और दोनों प्रॉब्लम को रिमूव करो। तो डिस्प्लेसमेंट करंट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्या प्रॉब्लम है इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो ये उन्होंने बताया कि भैया एक डिस्प्लेसमेंट करंट आप लोग भूल रहे हैं, अगर ये आप ना भूलें, इसको काउंट करें, तो कोई इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर्स लॉ भी नहीं होगा और कोई डिसकंटिन्यूटी ऑफ करंट इन ए ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर भी नहीं होगा। अगर आप इसको भी काउंट करते हैं, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंडक्शन करंट ले रहे हैं। कंडक्शन करंट मतलब चार्ज ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, चार्ज ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं कंडक्शन करंट। मतलब चार्ज कंडक्ट कर रहा है चार्ज पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग बोल रहे हैं कंडक्शन करंट। जो चैप्टर 3 में पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग, वो कंडक्शन करंट था। कंडक्शन करंट अब तक जो पढ़ा था कंडक्शन करंट पढ़ा था, कंडक्शन करंट, ठीक है, जो हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है भाई। ये तो कंडक्शन करंट था, लेकिन एम्पियर साहब ने बताया कि कंडक्शन करंट जहाँ जहाँ तुम लिखते हो उसको अगर रिप्लेस कर दो कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब अकेले कंडक्शन करंट लेके मत काम करो, कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट अगर दोनों को साथ लेकर चलने की टेंडेंसी रखते हो तो ना ये प्रॉब्लम आएगा ना ये प्रॉब्लम आएगा। इसलिए एम्पियर साहब को भी क्या करना चाहिए, इसमें भी मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए। अगर मैं B.dl लेकर के म्यू नॉट इंटू करंट इनक्लोज में सिर्फ कंडक्शन करंट ना लिख करके कंडक्शन प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट लेकर चलूँ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा भाई, तो ये भी समझ लेते हैं, बस 5-10 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। देखो उन्होंने बताया डिस्प्लेसमेंट करंट, उन्होंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट ये एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, जो आपको दिख रहा है इधर वायर में वो है कंडक्शन करंट, इस वायर में कंडक्शन करंट, लेकिन इस यहाँ पे ना कोई वायर है ना कोई चार्ज ट्रांसफर है, फिर भी वहाँ करंट है, उसका नाम रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा भाई, तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट है एप्सिलॉन नॉट और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बताया उन्होंने। अब इसका वैल्यू हम लोग चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सवेल साहब ने बताया कि ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है भाई, तो ये वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज करे। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फ्लक्स नहीं चेंज कर रहा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैपेसिटर जब चार्ज होता है भाई तो इसमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस चार्ज का वैल्यू चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होगा, और यहाँ पर अगर एक एरिया इमेजिन करो तो उसके थ्रू फ्लक्स भी चेंज होगा। तो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका वैल्यू हम लोग निकालें। यहाँ जो कंडक्शन करंट है जो 3 एम्पियर है,
ये जो कंडक्शन करंट एक्चुअली में क्या है, ये dq/dt है। ये क्या है, रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफर है। dq अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है dt टाइम में तो इसको बोल रहे हैं कंडक्शन करंट, या सिंपली करंट बोलते हो। कंडक्शन करंट क्या है, dq/dt है। अगर ये q चार्ज किसी मोमेंट पे है तो dq/dt क्या है, कंडक्शन करंट है। और ये q है यहाँ पे, तो यहाँ -q है इस प्लेट पे। एट एनी मोमेंट अगर हम लोग जानना चाहें तो किसी भी मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम लोग बात करें तो उस समय का कंडक्शन करंट है dq/dt। उस समय चार्ज यहाँ q है और ये जिस रेट से चेंज हो रहा है वही यहाँ का कंडक्शन करंट है। अगर ये कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो फिर यहाँ पे चार्ज का फ्लो बंद हो जाता है, तो चेंज भी नहीं होता, dq/dt हो जाता है 0, कंडक्शन करंट हो जाता है 0। कब, जब ये कंप्लीटली चार्ज हो जाता है कैपेसिटर तब। लेकिन जब चार्जिंग हो रहा है तो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, अब किसी एरिया से dt टाइम में dq चार्ज ट्रांसफर हुआ तो dq/dt इज कंडक्शन करंट। ठीक है, हम लोग यहाँ का डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना चाहते हैं। देखो भाई, ये मैक्सवेल साहब ने फॉर्मूला तो बता ही रखा है, तो इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ε0 इनटू यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका हम लोग निकालना चाहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, ये अगर ए एरिया है प्लेट का, ये एरिया, तो ए एरिया का हमने एक और इमेजिन किया प्लेट, यहाँ पे एरिया इमेजिन किया जिसके थ्रू फील्ड है। और ये फील्ड कितना होता है तो तुम्हें पता ही है भाई कि σ/ε0 होता है। और सिग्मा कितना होता है, तो जिस समय जितना चार्ज है अपॉन एरिया ये होता है। तो हम लोग निकालना चाहते हैं ε0 dφ/dt, फ्लक्स निकालें। तो फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इनटू एरिया इनटू cos 0 डिग्री। क्यों भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर भी इधर ही लेंगे। इसका जो एरिया वेक्टर है ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है, तो दोनों में एंगल 0 डिग्री। तो ये फ्लक्स बना इस एरिया के थ्रू। ये एक एरिया हमने इमेजिन किया बिटवीन द टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द सेम एरिया, और उसके थ्रू फ्लक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतने में है, हम लोग निकालना चाहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स डिवाइडेड बाई dt ये है, ε0 dφ/dt, तो फाई है ये, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये d/dt, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू हमने लिखा। तो भैया देखो यहाँ पे ε0 डिफ्रेंशिएट किसको करना है भाई, तो डिफ्रेंशिएट करना है इसको, क्या है ये E का वैल्यू क्या होता है, σ/ε0। σ/ε0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर, यही σ/ε0 इनटू एरिया। ठीक है भाई, cos 0 तो 1 हो गया, ये है टोटल। इट मीन्स क्या आया फाइनली वैल्यू भाई, तो फाइनली वैल्यू आया ε0 d, और फ्लक्स सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है Q/एरिया। सिग्मा क्या है, Q/एरिया, तो Q/एरिया किया, Q/एरिया ε0 तो है, ये मिला, कोई परेशानी नहीं। हमने लिखा भाई सिग्मा इज Q/एरिया, Q/एरिया, ए कैंसिल हो जाएगा, ये मिल गया ε0, और इनटू डिफ्रेंशिएट किसको करना है भाई, तो ए कैंसिल हो गया, मीन्स Q/ε0, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा भाई, तो यहाँ Q तो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ε0 तो नहीं चेंज होगा, तो ε0 बाहर निकालेंगे, ε0 से ε0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, dq/dt, बचेगा क्या, dq/dt। और ये dq/dt क्या है, यही तो कंडक्शन करंट है, यही तो कंडक्शन करंट है। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट जो आया वो भी dq/dt आया, और कंडक्शन करंट तो था ही dq/dt। इसलिए जो कैपेसिटर के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया वो कितना वैल्यू का है, वो उतना ही वैल्यू का है जितना कंडक्शन करंट आउटसाइड द कैपेसिटर है। इस वायर में जितना कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट जितना है dq/dt, उतना ही बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया, डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ये निकाला तो देखा कि भाई सेम है, इज सेम एज दैट ऑफ कंडक्शन करंट, एज दैट ऑफ कंडक्शन करंट। तो इस तरह से क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया भाई, जरा ये देखो। सबसे पहली बात कि अब इनकंसिस्टेंसी की जो बात थी यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी की बात थी, वो डिसकंटिन्यूटी अब सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया भाई, देखो कैसे सॉल्व हो गया, देखो कैसे सॉल्व हो गया डिसकंटिन्यूटी।
यहाँ देखो, अब हम लोग इसमें ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहें, यहाँ 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर है भाई, बिल्कुल 3 एम्पियर है, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर है। अब अगर मैं बात करूँ कि ये जो प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, वो कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट अगर हम लोग प्लॉट करें, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिटवीन द टू प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी भरा हुआ है। तो यहाँ पे बोले तो यहाँ पे कंडक्शन करंट था 3 एम्पियर, डिस्प्लेसमेंट करंट था 0, कंडक्शन करंट था 3 एम्पियर, डिस्प्लेसमेंट करंट था 0, यहाँ तक। यहाँ अंदर में आ गए तो भी IC प्लस ID 3 ही रहेगा, यहाँ भी IC प्लस ID 3 ही रहेगा। यहाँ बीच में बात करें हम लोग तो यहाँ पे कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट अगर देखें हम लोग तो कंडक्शन करंट यहाँ 0 है, बट डिस्प्लेसमेंट करंट 3 है। यहाँ पे आ गए, यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो कंडक्शन करंट यहाँ 3 है, डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ 0 है। अंदर में क्या है, कंडक्शन करंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट करंट 3 है। तो इस तरह से देख रहे हो भाई कि चाहे ये कैपेसिटर के बाहर हो 3 एम्पियर, चाहे ये अंदर हो 3 एम्पियर रहेगा। क्या 3 एम्पियर रहेगा भाई? टोटल करंट, करंट मतलब IC प्लस ID। इसलिए जो करंट I आप समझते थे, अगर उसको IC प्लस ID समझा जाए तो एक ब्रांच में एक ही करंट, एक ब्रांच में एक ही करंट, कैपेसिटर रहे या मत रहे, तो कंटिन्यूटी ऑफ करंट प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या था भाई? इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे भाई? तो यहाँ पे अगर एम्पियर्स लॉ लिखेंगे B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू करंट, तो करंट आएगा हमारा 3 एम्पियर। यहाँ पे देखोगे म्यू नॉट इंटू करंट जो लिखेंगे यहाँ भी 3 एम्पियर आएगा, IC प्लस ID अगर रखें तो। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ भी एम्पियर्स लॉ लोगे तो यहाँ पे भी देखोगे IC प्लस ID लिखोगे, ये भी फिर से 3 आ जाएगा। इधर भी 3 आएगा, करंट इनक्लोज, इधर भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। मीन्स ये सेम रिजल्ट B का देता रहेगा। मीन्स B जो है वो हमारा करेक्ट रिजल्ट देगा। B इज कैलकुलेटेड करेक्टली एट ऑल पॉइंट्स, चाहे वो कैपेसिटर के अंदर का पॉइंट हो या कैपेसिटर के बाहर का पॉइंट हो। इसमें कंसिस्टेंसी आ जाएगा। ये एम्पियर सर्किटल लॉ था, चैप्टर 4 में पढ़े थे, और ये है मॉडिफाइड एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ। IC प्लस ID टेकन टुगेदर अगर लें तो ना तो हमारा इसमें सर्किटल लॉ में इनकंसिस्टेंसी आएगी और ना ही डिसकंटिन्यूटी प्रॉब्लम इन ए ब्रांच कंटेनिंग कैपेसिटर आएगा। दोनों प्रॉब्लम सॉल्व, 2 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। द कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल। समझ में आया यहाँ तक बात? बोलो भाई, क्लियर है? बोलो भाई पहलवानों, क्लियर है यहाँ तक? शुभम, रिया बोलो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट EM में आपको याद रखने हैं और इसका यूज़ करके अब आप एंट्रेंस के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चंस जो भी आप करना चाहते हैं आप करें। और नेक्स्ट